हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश सर आज आप लोगों को क्लास 7 ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर 4 एयर यानी वायु पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर से पहले हम लोग जो हमारा डिवीजन चैप्टर 3 जो कि आवर चेंजिंग अर्थ से रिलेटेड है उसके बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। फिर एक तरह से रिवीजन कुछ देख रहे हैं कि आपके पास वो नॉलेज हो पाया या नहीं। क्या तो हमारी इस पृथ्वी में जो बदलाव आती है, नित्य नए नए बदलाव आते हैं जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा। और इस पृथ्वी पे इस माने कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से हम पिछले चैप्टर में हमने आपको कहा था कि वो दो तरह के बल इस पृथ्वी पर लग रहे हैं जिसके कारण हमारी इस पृथ्वी में परिवर्तन होते रहता है। याद है कि नहीं? याद होनी चाहिए। तो वह दो बल कौन बताया था, याद कीजिए। एक था इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा था एक्सोजेनिक फोर्स। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे, वीडियो देख लिए होंगे। इस दोनों बल के कारण क्या क्या परिवर्तन इस पृथ्वी पर हो रहा है वो आपकी समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट आपको दिया गया होगा संभव तो वह भी कंप्लीट हो गए होंगे और यथाशीघ्र आप अपने विद्यालय में उसको सबमिट करा दें ताकि हम लोग समझ सके कि हमारे इस वीडियो का आप कितना फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चले अपने नेक्स्ट चैप्टर 4 ज्योग्राफी से एयर यानी कि वायु। वायु यानी हमारी इस पृथ्वी के चारों एक आवरण है और हर जीव इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, क्या आप जान भी रहे हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर एक पतली सी परत है हवा की। एक ब्लैंकेट है, थिनी लेयर ऑफ एयर। हवा की एक पतली परत है, उस परत को हम लोग एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। यानी हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक पतली परत से कवर की हुई, ढकी हुई है। इस पतली परत को ही हम लोग एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। कहना है एटमॉस्फेयर आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। तो हर जीव को जीने के लिए पहले ही बता दें कि हवा की आवश्यकता होती है और इस हवा में बहुत सारे विभिन्न गैसों के मिश्रण है। ये भी आप क्लास 5-6 में पढ़े हैं या इसके पहले जो चैप्टर 1 था उसमें भी इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग किए थे। तो सांस लेने के लिए किसी भी जीव को वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य की किरणों के प्रभाव, सूर्य की किरण जो ऊपर से आ रही है उसका जो प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ रहा है, इस प्रभाव को कम करने में भी हमारी इस वायुमंडल की आवश्यकता होती है। इस वायुमंडल का मुख्य काम होता है कि सूर्य की जो किरणें आ रही है उस किरणों से हमारी सुरक्षा करे और साथ ही साथ इस पृथ्वी से जो किरण परिवर्तित हो रही है, इससे और किरण नहीं उष्मा, जैसे सूर्य की किरण ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो हमारी ये वायुमंडल को पार करती हुई पृथ्वी पर आती है, इसको ये हीट करती है। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी कुछ उष्मा को वह रिलीज भी कर देती है, हीट को रिलीज कर देती है। तो ये वायुमंडल उस हीट को रोकने का भी काम करता है, जिसके कारण क्या होता है हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। अगर ये एटमॉस्फेयर न रहे तो क्या होगा,
हमारी पृथ्वी इस सूरज के कारण, जो सन है, यहां से जो लाइट आ रही है, उसमें आ रही है, इससे बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी। अगर यह एटमॉस्फेयर न रहे तो यह हीट हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, जैसे ही यहां से विकिरण उत्पन्न होती है, पृथ्वी से ऊष्मा जब निकलना शुरू हो जाती है और यह एटमॉस्फेयर उसको रोकने का काम न करे, तो हमारी पृथ्वी फिर फ्रीज, यानी इतनी ठंडी भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, यानी हर जगह यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। यानी इस वायुमंडल का सबसे बड़ा उपयोग समझ गए, यानी सूर्य की ऊष्मा को लाती भी है और उसके बाद जो यहाँ से विकिरण होती है, रेडिएशन होता है, ऊष्मा जब बाहर की निकलती है तो उसको रोकने का भी काम करता है। और एक और सबसे बड़ा काम क्या है इस वायुमंडल का, उसके बाद हम और इसका एक्सप्लेन करेंगे कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रे आती है, आप लोग जान रहे होंगे, क्लास 5 में भी इस पर चर्चा हुई थी, क्लास 6 में भी चर्चा हुई थी। उस अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का काम इस वायुमंडल में जो ओजोन है, एक गैस है, जब हम इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का जो संगठन है, सम्मिश्रण है, तो उसमें हम ओजोन की चर्चा करेंगे। तो वो ओजोन जो है हमारे इस वायुमंडल में जो पैरावैगनी रे आ रही है, अल्ट्रावायलेट रे आ रही है, उसको भी रोकने का यह काम करता है। तो इस तरह से यह वायुमंडल इस पृथ्वी वासियों के लिए, इस पृथ्वी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम अपने बुक में आ जाए। आप अपने बुक को देखें और उस बुक के आधार पर हम लोग अपना विशेष अब स्टडी करें। अपने सामने वीडियो देखने के समय बुक लेकर के ही बैठे और साथ ही साथ नोटबुक एक रख लें, ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको अगर आती है उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत वर्ड जो आपकी समझ से पड़े हैं उस वर्ड को भी आप लिख लें और उसका मीनिंग जो है आप अपने डिक्शनरी से उसको लिखें और उसको याद कर लें, ताकि आपको स्टडी करने में आसान हो। देखिए, तो अब अपने टॉपिक पर चले, आवर एटमॉस्फेयर। तो एक तरह से हम आपका समरी ये बता दें कि एटमॉस्फेयर है क्या, ये हमारे लिए क्या काम करता है। तो अब हम देखें कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडेड ए प्लैनेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे क्लास 5 में आप पढ़े थे कि वायुमंडल जो है, थिक लेयर जो कर रहे हैं, यह पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर तक है इसका रेंज। द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक एन इंसुलेटर एज द एब्जॉर्ब दैट हीट ऑफ सन एंड कीप अर्थ वार्म। अभी जस्ट आपको इसके बारे में बता दिए कि हमारी इस पृथ्वी को यह गर्म रखती है। और चले, डू ऑल प्लैनेट्स हैव एटमॉस्फेयर? यस, एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इस सोलर सिस्टम में जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्या सबों पे वायुमंडल है? तो निसंकोच इसमें हम हाँ कहेंगे, लेकिन एक हमारी पृथ्वी ही है जो इन्हीं प्लैनेट के रूप में आती है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर जीव मन है। एक और प्लैनेट्स हैं, सभी तो हम कह दिए कि सभी पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन एक मरकरी ऐसा प्लैनेट है जिस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं। आपके भी बुक में लिखा हुआ है। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट अर्थ हैज द राइट कंपोजिशन ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ। यानी हमारी जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, उसमें एकमात्र हमारी पृथ्वी ही ऐसी प्लैनेट्स हैं, ऐसे ग्रह हैं जिस पर हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए जिस गैस की आवश्यकता होती है वो गैस मौजूद है, और किसी भी प्लैनेट पे ऐसी बात नहीं है। आप लोग पिछले क्लास में याद कीजिए, चैप्टर 1 में शायद हम आपसे चर्चा किए थे, या क्लास 6 में चर्चा किए थे कि पृथ्वी की जो जुड़वा ग्रह है, ट्विंस प्लैनेट,
इसमें भी चर्चा होगी। वेनस, जिसका मास, डेंसिटी, उसका जो डायमीटर सब कुछ पृथ्वी के समतुल्य है, लेकिन यहां तक कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा हमारे साइंटिस्टों का कहना है। और उस पर अभी रिसर्च चल रही है कि जुड़वा ग्रह है तो क्या उस पर मानव रह सकते हैं कि नहीं। सब कुछ मिल रही है, आखिर ऑक्सीजन कभी भविष्य में, भूतकाल में रहा होगा कि नहीं, क्या भविष्य में वहां संभावना है कि नहीं, इस पर अभी से रिसर्च चल रही है। तो अब हम लोग चले, एटमॉस्फेयर की चर्चा हो गई, अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, माने एटमॉस्फेयर के संघटक, यानी इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं। तो आपको याद होगा कि इस पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें मुख्य रूप से सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, नाइट्रोजन का। कितना है, तो वो अप्रोक्स 78% जो है नाइट्रोजन है। ये क्लास 5 में आपको याद करवाए थे, याद होनी भी चाहिए। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। आप अपने चार्ट पर भी देखिएगा, बुक में आपका बनाया हुआ। और अदर लगभग 1% अदर गैसेज, अदर गैसेज कैलकुलेट कीजिए, ये 100% हो गया। यानी सबसे ज्यादा इस हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और 1% अदर गैस। इस अदर गैस में जितने भी गैसेज आपको याद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, नाइट्रोजन, सॉरी हीलियम, ओजोन, और भी जो जो गैस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे वो सारे गैसेज इस 1% में आते हैं। अब आप अपने बुक को देखिए कि इसके अलावे इस वायुमंडल में जो आवरण है, पतली सी आवरण बनी हुई है, इस आवरण में इन विभिन्न गैसों के अलावे आपके क्या है, डस्ट है, धूल कण, उसके बाद नमी है, वाटर एंड पोलेन, छोटे छोटे महीन कण, जिसको हम लोग ऐसे तो साइंस की भाषा में देखेंगे तो पोलेन मीन्स होता है परागकण, लेकिन यहां पर हम छोटे छोटे कण जो है वह घूमते रहते हैं इसमें। Humans do not require that nitrogen and survival, but plants need aquatic supply of this gas for their proper growth. अब देखिए 78% तो नहीं है हम मानव के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, हम मानव जाति के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सॉरी नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपने ग्रोथ के लिए। तो इस नाइट्रोजन को वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रकृति ने कुछ बैक्टीरिया को बनाया और वो बैक्टीरिया उस पौधों की जड़ों में मौजूद रहते हैं और उस जड़ के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से वह इस पृथ्वी पर जो भी नाइट्रोजन है उसको वो एब्जॉर्ब करती है और पौधे को देती है। देखिए यहां पर अपने पेज में, एंड डेवलपमेंट हाउएवर प्लांट एंड ट्री कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली वो इस एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं, बल्कि सर्टेन प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। दिस बैक्टीरिया टेकिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कन्वर्ट इनटू ए सुटेबल कंपाउंड विच एंड दे एब्जॉर्ब बाय प्लांट। और क्या करते हैं, जड़ों में जो बैक्टीरिया है वह इस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं और उसको उस पौधे के लिए जरूरत के हिसाब से उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जरूरत के जो कंपाउंड है उसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं
और इस तरह से पौधे उसको एब्जॉर्ब किए और अपना ग्रोथ वो करते हैं। इस सारी प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा गया है। क्लियर? यहां तक तो आ गई होगी आपको समझ में कि इस वायुमंडल के संगठन में जो नाइट्रोजन है, जो उसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ। अब देखिए, क्योंकि पौधे तो नाइट्रोजन ले लिए, अब क्या किया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया उनका। अब फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी और उस दरमियान वो क्या करेंगे, हम मानव के द्वारा जो ऑक्सीजन लिया गया और उत्सर्जित हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हुआ पौधे किए और उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू भोजन बनाने का काम में उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किए और उसका ग्रोथ डेवलप हुआ। ह्यूमन एंड एनिमल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लिव। Earth is only plant to come oxygen at the atmosphere when we breathe oxygen enter our body through earth। तो ये सारी बातें हैं जो आप बारीकी से देखेंगे। If plant were unable to replace oxygen in the atmosphere, the level would decrease and make it very hard for us to survive। अगर ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज न करें तो क्या होगा, इस वायुमंडल में का जो लेवल है ऑक्सीजन का हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या होगा, संतुलित न रह पाएगा। अगर ये लेवल में थोड़ी भी अंतर आ जाती है तो वो हमारे मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि इस जीव जगत के लिए भी काफी हानिकारक हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ये गैस का जो बैलेंस है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड का ये बैलेंसिंग थोड़ा भी डिफर कर गया तो इस पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो सकती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आया है, जो आपको चैप्टर 1 में भी आपको बताया था कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। यहां से फिर से बताने की हमको ऐसी महसूस नहीं हो रहा है कि हम दोबारा इस पर चर्चा आपको करें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो सीधे हम कह सकते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़नी शुरू हो जाती है जिसके कारण तापमान में परिवर्तन आ जाता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस कारण से बढ़ती है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। पेड़ पौधे के काटने से भी है, नए नए फैक्ट्रियों के बैठाने से भी है, उससे जो हानिकारक प्रदूषित गैसें निकल रही हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब गैसेज निकल रही है जिससे हमारे जो बैलेंसिंग है, नेचर की जो बैलेंस है, गैसों का जो समन्वय संतुलन है वह बिगड़ना शुरू हो जाता है जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। वही बढ़ोतरी क्या कहलाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग पर हमने चर्चा किया, थोड़ी देर और इस पर देख लीजिए। आप अपने पेज नंबर G 130 का जब आप स्टडी कीजिएगा तो यहां देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड along with other gases also absorb the heat sent to earth by the sun. This is called the greenhouse effect. In other words, greenhouse effect is the rise in temperature of earth which is experienced because certain gases in the temperature। जो बातें हम बता दी उस पर आप ध्यान केंद्रित करें कि वातावरण में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही बढ़ना नहीं, और भी कई सारे गैसेस के बढ़ने के कारण जो टेम्परेचर में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, वह प्रभाव कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट मोर देन हीट इज एब्जॉर्ब्ड दैट रिटेन कॉजेज ग्लोबल टेम्परेचर। और इससे इस पृथ्वी पर जो तापमान की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है, दिस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज रेफर टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हुआ, तो यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो आप फर्स्ट वीडियो से भी देख लें और इसके द्वारा अपने बुक को स्टडी करके भी देखें। अब एक और बात इसमें है आपका कि हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर कब हुई। हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले, यानी लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और उस वक्त इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं रहता, सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम ही गैसेस के रूप में थी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग सीधे जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन है,
लेकिन हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस वक्त सिर्फ दो ही गैसेस थी, या तो हाइड्रोजन या हीलियम। इट वॉज ओनली व्हेन अर्ली बैक्टीरिया नोन एज साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व दैट आवर एटमॉस्फेयर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस इन्वायरमेंट में एक ऐसी बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई जो कि ऑक्सीजन को दे रही थी। वह ऑक्सीजन को इस वातावरण में रिलीज कर रही थी। दिस बैक्टीरिया रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यह बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा इस वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज की और हजारों करोड़ों अरबों वर्ष के उपरांत हमारे इस वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति बढ़ती चली गई। और जिसका फायदा आज हम लोग मानव जाति, मानव माने सीधे कहते हैं लिविंग बींग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गया। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पर, सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।